वेलकम टू स्मार्ट जी के ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे कि फ्रेंड्स, हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी मानव श्वसन तंत्र के बारे में हमने थ्योरी सेक्शन को कंप्लीट किया है और बहुत ही बेसिक चीज़ों से एक एक चीज़ों के हमने वहाँ पे कंप्लीट किया है और बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। तो इससे रिलेटेड जो भी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे उसको हम आसानी से कर लेंगे। तो हम वहाँ से जो थ्योरी सेक्शन को पढ़े थे और इस वीडियो में हम देखेंगे कि थ्योरी सेक्शन में जो पढ़ा था वो कितना क्वेश्चन हमें आ रहा है और एग्जाम में हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और कुछ क्वेश्चन हमने इसमें प्रीवियस के भी लिए हैं और कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले भी लिए हैं। तो फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों को देखेंगे और फ्रेंड्स वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपका बिल्कुल क्वेश्चन जो भी आप थ्योरी में पढ़े हैं वो चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने इसमें सेलेक्ट किए हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आप इन सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किसके ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को शोषण कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, शोषण किसको कहा जाता है, क्या ऐसा होता है हमारे बॉडी में जिसको हम शोषण कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास चार ऑप्शन है, राइट आंसर ए हो जाएगा। यानी यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीकरण के द्वारा यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और जिसके कारण क्या कहते हैं, ब्रेकडाउन होने के बाद एनर्जी उत्पन्न होता है और कुछ और पदार्थ उत्पन्न होते हैं। जैसे कि हम बात कर लें, जल और कार्बन डाइऑक्साइड भी वहाँ पे उत्पन्न होते हैं, उसके साथ साथ एनर्जी उत्पन्न होता है। तो इस पूरी मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, जो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने के बाद जो इधर पे बन रहे हैं पदार्थ, जैसे कि यहाँ पे हम बात कर ले कार्बन डाइऑक्साइड, जल और कुछ एनर्जी, तो इस पूरे प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम शोषण कहते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑक्सी शोषण की क्रिया में कितनी ऊर्जा का उत्पाद होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने ऑक्सी शोषण को अच्छे से पढ़ा है। हमने वहाँ पे देखा था कि ऑक्सी और अनॉक्सी दो तरह के शोषण हो रहे थे। तो ऑक्सी में हमने देखा था कि ऑक्सी में कितने एटीपी के अणु बन रहे थे, 38। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शन है जो अलग अलग एटीपी का क्वांटिटी दिया हुआ है, लेकिन राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 38 एटीपी। ऑक्सी शोषण के दौरान जो क्रिया होती है उसमें 38 एटीपी के अणु निकलकर आते हैं और ऑक्सी शोषण मुख्यतः कहाँ पे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब अनाक्षी शोषण की क्रिया जीवाणु व कवक में होता है तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ों को भी हमने वहाँ पे क्लियर किया है। तो हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा डी। यानी जब जीवाणु बैक्टीरिया में जो शोषण होता है, अनाक्षी शोषण, अनाक्षी शोषण का मतलब कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं किण्वन। हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमने वहाँ पे देखा था कि शोषण क्रिया दो तरह के हो रहे थे, एक ऑक्सी शोषण क्रिया और एक अनाक्षी शोषण क्रिया। ऑक्सी शोषण क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा था और अनाक्षी शोषण क्रिया O2 के अनुपस्थिति में हो रहा था, जो कि वो छोटे जीवाणुओं और जो यूनिसेलुलर थे, जैसे कि हम बात कर ले वायरस, बैक्टीरिया और इस तरह के जो भी छोटे जीव थे, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट जो भी हैं, इनमें इस तरह की क्रिया अनाक्षी शोषण हो रही थी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल की बात करें, किण्वन की जो ईस्ट होता है, जो डबल रोटी ब्रेड बनते हैं ईस्ट के द्वारा, वो सब किसके द्वारा क्रिया होते हैं, अनाक्षी शोषण, यानी ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ये जीवाणु बैक्टीरिया जो भी है ये क्रिया करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गहरी सांस लेने पर कितने लीटर गैस ग्रहण की जाती है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा 3.5 लीटर, यानी 3.5 लीटर जो गैस होता है उसको हम गहरी सांस जब लेते हैं, इनहेल करते हैं एयर को, तो उसमें 3.5 लीटर गैस को अपने लंग्स तक ले जाते हैं और लंग्स की कैपेसिटी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र की क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है। हमारे पास चार ऑप्शन है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है पहला, बी की बोले तो फेफड़ा, सी हृदय और डी श्वसन नलिका। तो हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में। तो फ्रेंड्स, जो क्रेब्स चक्र होते हैं जिसमें 38 एटीपी के अणु बनते हैं, वो कहाँ पे क्रिया होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही 38
एटीपी बनते हैं, जो कि एक एनर्जी के रूप में संचित हो जाते हैं और धीरे धीरे उसकी खपत होकर क्या बनते हैं, एनर्जी। हमें जो दैनिक क्रियाएं हम करते हैं उसके लिए एनर्जी वहाँ से रिलीज होते रहता है। ठीक है फ्रेंड, तो क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ पे संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ शेयर भी करें। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब मनुष्य कार्य करता है तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन के अभाव में पायरुविक अम्ल का विखंडन किसमें हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि कार्य करने के बाद ऑक्सीजन के अभाव में पायरुविक अम्ल का विखंडन होता है, तो वो किस में होता है, उसके उत्पाद में क्या होते हैं जो पायरुविक का विखंडन होता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम मांसपेशियों में मनुष्य जब अधिक कार्य कर लेता है, अधिक एक्सरसाइज कर लेता है, तो उसे थकान महसूस होने लगता है। वो थकान महसूस किसके कारण होता है, तो वो थकान महसूस जो लैक्टिक अम्ल जोड़ों पे बन जाते हैं, जो ज्वाइंट्स होते हैं बोन्स के, वहाँ पे बन जाते हैं, जिसके कारण मनुष्य क्या है, थकान का अनुभव करने लगता है, उसकी मांसपेशियां थकने लगती हैं, जिसके कारण क्या है, वो थक जाता है मनुष्य। तो यहाँ पे राइट आंसर जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड जब पायरुविक अम्ल का अनाक्सी यानी ऑक्सीजन के अभाव में विखंडन होता है तो बनता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फेफड़े में कितने लीटर गैस धारण करने की अधिकतम क्षमता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि हम अभी पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़े थे कि जब हम गहरी सांस लेते हैं तो कितना एयर को हम इनलेट करते हैं, तो 3.5 लीटर था। लेकिन यहाँ क्वेश्चन अलग है कि फेफड़े की कैपेसिटी की बात कर रहा है कि फेफड़े की कैपेसिटी कितनी है, फेफड़े की क्षमता कितनी है गैस अपने अंदर रखने की। तो इसकी हम बात कर लें तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 5 लीटर है। फेफड़े कितने लीटर का अधिकतम क्षमता का गैस धारण कर सकता है, 5 लीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के ग्रहण एवं कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की मात्रा किसके ऊपर निर्भर करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 4 ऑप्शन है उसमें से राइट आंसर ए होगा, यानी हीमोग्लोबिन पे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि ऑक्सीजन ग्रहण एवं कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की मात्रा किसके ऊपर निर्भर करती है, तो यहाँ पे मुख्य रूप से हीमोग्लोबिन पे निर्भर करती है, क्योंकि ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से बात करें तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन पे ही डिपेंड होता है। क्योंकि ऑक्सीजन जब लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है तो वहाँ से ऑक्सीजन को लेकर हीमोग्लोबिन ही 98.5% का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो सबसे ज़्यादा कैल्शियम बाइकार्बोनेट के द्वारा होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों की, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। क्योंकि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का परिवहन सबसे ज़्यादा यानी 98.5% हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। तो राइट आंसर ए हीमोग्लोबिन हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिकीय शोषण कोशिकाओं के अंदर कितने चक्रों में पूरा होता है। तो जो कोशिकीय शोषण होता है इसको हम अंतः शोषण भी कहते हैं। तो यह कितने चक्र में पूरा होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 2 चक्रों में कोशिकीय शोषण पूरा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन शोषण की क्रिया कोशिकाओं के किस भाग में संपन्न होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमने देखा था फ्रेंड कि जो शोषण क्रिया होती है 2 तरह की होती है, एक तो होती है बाह्य शोषण और दूसरा अंतः शोषण। ठीक है, अंतः शोषण में कितने क्रियाएं होती है, 2 तरह, एक ऑक्सी शोषण और एक अनाक्षी शोषण। जो ऑक्सी शोषण होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और जो अनाक्षी शोषण होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑक्सी शोषण जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वो कहाँ पे होता है, वो कोशिकाओं में होता है। कोशिकाओं के में जाने के बाद कुछ तो उसका बहुत सूक्ष्म मात्रा में कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में हो जाता है, लेकिन मुख्य रूप से इसका जो ऑक्सीजन की जो संपन्न होती है क्रिया शोषण का, वो कहाँ पे होता है, मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया में। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही 38 जो एटीपी बनते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से ही बनते हैं। तो इसका जो ऑक्सी शोषण है मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, लेकिन कुछ भाग कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में हो जाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है फ्रेंड, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी क्रिया को ऑक्सी तथा अनाक्सी का कॉमन स्टेप माना जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी ग्लाइकोलाइसिस।
तो फ्रेंड्स जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है, सबसे पहले अनाक्षी शोषण होता है। हमने बताया अभी कि अनाक्षी शोषण जब O2 का सेल्स में प्रवेश होता है, जो कोशिका होते हैं वहाँ पे प्रवेश होता है, तो सबसे पहले साइटोप्लाज्म जो कोशिका द्रव्य होता है वहाँ पे अनाक्षी शोषण होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी कुछ एंजाइम जो होते हैं ग्लूकोज को ब्रेक करके कुछ एनर्जी डेवलप करते हैं, जैसे कि 2 ATP के अणु बनते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, और उसमें ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया हो जाती है। 4 बनते हैं लेकिन बचता 2 है, 2 क्या हो जाते हैं, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया जो होती है उसमें 2 समाप्त हो जाते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में जो ग्लूकोज बच जाता है वहाँ पे उसका पूरा विखंडन नहीं हो पाता, वो फिर से माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, उसका पूर्ण वहाँ पे विखंडन होता है और उससे पूर्ण एनर्जी बनती है, जैसे कि 38 ATP के बन जाते हैं। तो क्या है कॉमन, जैसे पहले ग्लाइकोलाइसिस बना अनाक्षी से और फिर इसका जो उत्पाद हुआ बचे हुए ग्लूकोज का, फिर उसका ऑक्सीकरण हो गया ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो यहाँ पे ऑक्सी और अनाक्षी का कॉमन स्टेप ग्लाइकोलाइसिस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है इस तरह के क्वेश्चन। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक स्वस्थ व्यस्त में, यानी यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ एक स्वस्थ वयस्क यहाँ व्यस्त लिखा गया है, यहाँ पे होगा वयस्क में हृदय के धड़कने की औसत दर कितनी होती है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा 72, यानी 1 मिनट में 72 बार यहाँ पे धड़कती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों को कौन सी बीमारी होने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो फ्रेंड्स जो सीमेंट फैक्ट्री में ज़्यादातर लोग जो वर्क करते हैं, जो मजदूर, उनके लिए कौन सा बीमारी होने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, राइट आंसर डी हो जाए, यानी साइटोसिलिकोसिस। तो साइटोसिलिकोसिस एक क्या है, एक श्वसन से संबंधित, यानी एक लंग्स यानी फेफड़े से संबंधित एक बीमारी है, जो कि फैक्ट्रियों में क्या है ज़्यादा डस्ट, जो सीमेंट के डस्ट होते हैं, जो सीमेंट के पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं, हमारे श्वसन क्रिया के द्वारा अंदर फेफड़े में जाते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, जो कुपिकाएँ होते हैं, एल्वलाई होते हैं, उनको ब्लॉक करते जाते हैं और श्वसन क्रिया धीरे धीरे कम हो जाता है। अस्थमा का जो है मरीज होने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी साइटोसिलिकोसिस। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, राइट आंसर ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स श्वसन क्रिया जो होती है उसमें क्या है, ऊर्जा मुक्त होती है। चाहे वो प्लांट्स की बात करें उसमें भी श्वसन क्रिया में ऊर्जा मुक्त होगी, या फिर हम किसी एनिमल की बात कर लें, एनिमल किंगडम की बात कर लें, उसमें भी श्वसन क्रिया के दौरान ही ऊर्जा मुक्त होगी। बाकी प्रकाश संश्लेषण है, तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। अंतःग्रहण क्रिया है तो इसमें भोजन, अवशोषण की बात करें तो भोजन को पूर्व पाचन होने के बाद उसका अवशोषण किया जाता है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, यानी श्वसन क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय शोषण भी कहा जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, यानी अंतः शोषण को कोशिकीय शोषण भी कहा जाता है। जैसे कि फ्रेंड्स हमने थ्योरी सेक्शन में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि शोषण क्रिया कितने तरह के होते हैं। शोषण क्रिया हमने 3 तरह के पढ़ा था। पहला था बाह्य शोषण, जो कि क्या नाक से लेकर फेफड़े तक संपन्न हो जाती थी, और तीसरा क्या था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस। तो ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस कहाँ से हो रहा था, लंग्स से लेकर जो सेल होते हैं, कोशिका होते हैं, वहाँ तक जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन हो रहा था, इधर उधर विनिमय हो रहा था, गति हो रहा था। हीमोग्लोबिन और बात करें प्लाज्मा, रुधिर प्लाज्मा के द्वारा, तो ये क्रिया क्या कह रहा थी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस। और लास्ट एक आता था अंतः शोषण, जिसे हम कोशिकीय शोषण भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, जो कि कोशिका के अंदर वह क्रिया होती है, कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो जो कोशिकीय शोषण है उसी को ही हम अंतः शोषण कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, यानी कोशिकीय शोषण। अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से किया जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ए, यानी हीमोग्लोबिन। तो फ्रेंड्स जैसे कि मानव शरीर में हमने वहाँ पे देखा था कि मानव शरीर में जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है, जब O2 और CO2 का लंग्स के द्वारा एक्सचेंज होता है, तो वहाँ से ऑक्सीजन ले जाने का काम 98.5% हीमोग्लोबिन का होता है। सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन के माध्यम से ही ऑक्सीजन का परिवहन होता है लंग्स से लेकर
जो सेल्स हैं वहाँ तक। बाकी अगर 1.5% की बात करें तो रुधिर प्लाज्मा के माध्यम से उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निःशोषण के समय ग्रहण की गई वायु में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने वायु शोषण के पार्ट हमने पढ़े थे कि वायु शोषण 2 तरह के होते हैं, एक वायु शोषण और वायु शोषण के 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं, एक निःशोषण, एक ऊंचावसन। निःशोषण क्या होता है, जब हम एटमॉस्फेयर से अपने नोजल कैविटी यानी नोजल से सांस को सक करके फेफड़े तक ले जाते हैं तो उसे निःशोषण कहते हैं। और जब वहाँ से O2 और CO2 का एक्सचेंज हो जाता है, वहाँ से सांस को हम रिलीज करते हैं वायुमंडल में, तो उसको क्या कहते हैं, ऊंचावसन कहते हैं। तो यहाँ पे निःशोषण की बात कहा है, तो निःशोषण एटमॉस्फेयर से जब हम सांस लेते हैं, लंग्स तक ले जाते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, 21%। ठीक है फ्रेंड्स। और बाकी हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का 0.3% होता है। इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा बी। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, फेफड़े में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन है कि जो फेफड़ा है, लंग्स है, उसमें गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है। तो हमने पढ़ा था थ्योरी सेक्शन में कि जो लंग्स होता है उसमें मुख्य रूप से श्वसन तंत्र का मुख्य अंग होता है और उसी के माध्यम से क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान यानी एक्सचेंज होता है O2 और CO2 का। तो जो लंग्स है उसमें कौन सा ऐसा अंग है, कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि गैस को एक्सचेंज करता है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी एल्वुलाई ऐसा जो लंग्स के अंदर पार्ट है, क्योंकि लंग्स भी कई चीज़ों में बटा हुआ है, अलग अलग उसमें भी सिस्टम है, मैकेनिज्म है। तो जो एल्वुलाई होता है वही क्या करता है, CO2 और O2 का एक्सचेंज करता है और एक्सचेंज करने के बाद ऑक्सीजन को ये सेल्स की ओर ले जाता है, सेल्स की ओर भेज देता है, और जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2 होता है, उसको नोजल कैविटी यानी नाक के द्वारा वायुमंडल में क्या है, रिलीज कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एल्वुलाई। तो फ्रेंड्स, हमने एल्वुलाई के बारे में थ्योरी सेक्शन में पढ़ा है बहुत अच्छे से। अगर इन चीज़ों को एल्वुलाई, एपिग्लॉटिस, फेरिंक्स, लैरिंक्स ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही होगी आप, तो थ्योरी का जो हमने वीडियो बना रखा है, थ्योरी वाले टॉपिक को आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊंचावसन की प्रक्रिया में शरीर से बाहर निकाली गई वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पढ़ा था कि वायु शोषण 2 तरह की होती है, एक होता है निःशोषण, एक होता है ऊंचावसन। ठीक है फ्रेंड्स, तो निःशोषण में तो हम ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेकर लंग्स तक पहुंचाते थे। ऊंचावसन में क्या करते थे, जैसे ही फेफड़े से CO2 और O2 का एक्सचेंज होता था, तो वहाँ पे जो CO2 का जो वहाँ पे बाहर निकालना था, तो उसके द्वारा सांस को बाहर छोड़ने की क्रिया को ऊंचावसन कहते थे। तो ऊंचावसन में कार्बन डाइऑक्साइड का तो मात्रा बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ से जो वायु लिया था हमने निःशोषण के द्वारा, वहाँ से लंग्स जो है CO2 को बाहर रिलीज किया और ऑक्सीजन को अंदर किया, तो उस वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। तो 21% से ऑक्सीजन की मात्रा कितनी रह जाती है, जो बाहर हम सांस को छोड़ते हैं, तो उसमें 17% रह जाती है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि जब लंग्स वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और O2 का एक्सचेंज कर देगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें 0.3 से 4% हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट आंसर 17% हो जाएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस माध्यम से होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी हम पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़े थे कि जो ऑक्सीजन का परिवहन हो रहा था वो हीमोग्लोबिन के माध्यम से हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किसके माध्यम से होता है। क्योंकि ऑक्सीजन का परिवहन तो हमने देख लिया, तो यहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड का देख लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मुख्य रूप से कहें तो सबसे ज़्यादा बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। अगर हम बात कर लें कि क्या हीमोग्लोबिन से नहीं होता है, तो हीमोग्लोबिन से होता है। हीमोग्लोबिन से यहाँ पे लगभग 20% होता है। और हम प्लाज्मा बात करें तो प्लाज्मा, रुधिर प्लाज्मा के माध्यम से यहाँ पे 7%, 7 से लगभग 10% होता है। और हम अगर कार्बोनेट की बात कर लें, कार्बोनेट के रूप में, तो यहाँ सबसे ज़्यादा 70% ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे
अगर पूछ देगा आपसे एग्जाम में कि ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से होता है, तो हीमोग्लोबिन के माध्यम से, और कार्बन डाइऑक्साइड का पूछ दे तो बाइकार्बोनेट के रूप में परिवहन होता है, कितने %? 70%। बाकी और थोड़े बहुत होते हैं जैसे कि हमने बता ही दिया है। तो हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? तो फ्रेंड्स हमने पढ़ा था कि जो फेरिंग्स होता है यानी श्वास नली, वो क्या करता है, ऊपर से श्वास नली और जो मुख वाली पाइप होती है दोनों को जोड़ने का काम करती है, और ऊपर से 2 आय होते हैं। जब हम नीचे जाते हैं तो वहाँ पे पाइप एक ही हो जाती है, श्वास नली और भोजन वाली, जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं। तो उन दोनों पाइपों को, श्वास नली और भोजन वाले पाइपों को ढकने के लिए कौन सा यहाँ पे अंग का प्रयोग किया जाता है, कौन सा अंग होता है? तो क्वेश्चन में पूछा है कि भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस एक स्विच की तरह काम करता है हमारे श्वसन तंत्र में, जो कि क्या करता है, जब भोजन करते हैं तो श्वास नली वाले को ढक लेता है ताकि भोजन के कण श्वास नली वाले जो पाइप होती है उसमें न जा पाए। जब हम श्वास लेते हैं तो वो भोजन वाले पाइप को ढक लेती है ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, उसमें कोई सांस लेने में कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। तो इस तरह से यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्रसनी, ग्रसनी को फेरिंग्स भी कहते हैं, इंग्लिश भी आपको ध्यान में रखना है, को श्वास नली को जोड़ता है। ग्रसनी यानी फेरिंग्स और ट्रैकिया को जोड़ता है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे डी, यानी लैरिंग्स। तो ग्रसनी और श्वास नली यानी फेरिंग्स और ट्रैकिया को जोड़ने का काम कौन करता है? लैरिंग्स। लैरिंग्स को क्या बोलते हैं यहाँ पे? स्वर यंत्र, यानी वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं लैरिंग्स को। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फेफड़े का संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा एल्वुलाई। तो जो एल्वुलाई है वो क्या है? सबसे जो अंग है सबसे छोटा है, और यहाँ पे क्या है, एल्वुलाई के हिंदी में बात करें तो इसे कुपिकाएँ भी बोलते हैं, जिससे क्या जो होता है, जिससे हम CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है हमारे लंग्स में, इसी के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है। तो सबसे छोटी इकाई और संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई की बात करें तो एल्वुलाई होता है, यानी राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अनाक्षी शोषण में अंतिम उत्पाद के रूप में बनता है। तो अनाक्षी शोषण तो आपने जान ही लिया होगा कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अंतिम उत्पाद के रूप में इसमें क्या बनता है? तो अंतिम उत्पाद के रूप में पायरोबिक अम्ल बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे और ये सारी चीज़ें नहीं बनती, तो अंतिम उत्पाद के रूप में यहाँ पूछा है तो इसमें पायरोबिक अम्ल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कॉकरोच जो होता है उसमें शोषण किस माध्यम से होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा ट्रैकिया ट्यूब। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने थ्योरी सेक्शन में पढ़ा था कि विभिन्न प्रकार के जो जीव हैं, यानी बहुत सारे फाइलम हैं, एनिमिलिया की बात कर लें, मैमेलिया की बात कर लें, एकाइनोवेडा की बात कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे हम फिशेस की बात कर लें, एविस की बात कर लें, रेप्टाइल की बात कर लें, तो अलग अलग सभी के श्वसन तंत्र और शारीरिक संरचना में अलग अलग यहाँ पे विभिन्नता देखने को मिलता है। तो जैसे कि हम बात कर लें कि जो मनुष्य होता है वो लंग्स के द्वारा शोषण करता है, मछली फिशेस की बात कर लें तो वो क्या है, गिल्स के द्वारा शोषण करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी तरह जो कॉकरोच होता है वो किसके माध्यम से शोषण करता है? ट्रैकिया ट्यूब। क्योंकि जो कॉकरोच होता है उसमें लंग्स अनुपस्थित रहता है, यानी फेफड़ा नहीं होता, वो डायरेक्टली क्या करता है, ट्रैकिया ट्यूब के माध्यम से अपने जो त्वचा होता है उसके ऊपर से श्वास डायरेक्ट ले लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से राइट आंसर बी, यानी ट्रैकिया ट्यूब। अब हम बात कर लें अगले क्वेश्चन की कि पौधे में शोषण किस माध्यम से होता है। जैसे कि हम बात कर लें कि जो एनिमिलिया होता है उनके शोषण तंत्र होते हैं, उसी प्रकार प्लांट्स भी एक क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है फ्रेंड्स, वो भी एक जंतु में ही आते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि हम बात कर लें कि जो पौधे हैं वो भी शोषण क्रिया करते हैं, वो भी एक सजीव हैं। प्लांट्स भी, तो सजीव के क्या गुण हैं कि वो शोषण करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और शोषण में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं अपने जीवन को अच्छे से चलाने के लिए। तो जो प्लांट्स है वो किस माध्यम से शोषण करते हैं, इनका माध्यम क्या है शोषण करने का? जैसे मनुष्य का
अगर बात करें किसके माध्यम से शोषण करते हैं तो फेफड़े के माध्यम से। उसी तरह प्लांट का शोषण का माध्यम क्या है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी स्टोमेटा। स्टोमेटा का अगर हिंदी में बोलें तो स्टोमेटा को वात्ररंध्र बोलते हैं, जो कि पत्तियों में पाया जाता है। स्टोमेटा को प्लांट्स का लंग्स भी कहा जाता है, यानी पौधे का फेफड़े भी कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे स्टोमेटा हो जाएगा। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फ्रेंड्स, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर क्वेश्चन आपको सही लगते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, इसी तरह से आपको और भी क्वेश्चन हम बनाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।